गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है फैराडे सेकंड लॉ। देखो, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था? अगर मैं कहूं तो फैराडे फर्स्ट लॉ आप लोगों को क्या कहा था कि जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही मेटल का या हम कहें कि सब्सटेंस का डिपोजिशन या क्या होगा भाई, लिबरेशन होगा। यही तो हमने पढ़ा था द मास ऑफ डिपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? चार्ज। और प्रोपोर्शनल का साइन हमने लिया था जेड। जेड मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। यही पढ़ा था हमने। फिर हमने ये पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना था? 96500 कूलम। यही था। और इसी को हम कहते हैं कि भाई ये फैराडे ने कहा था कि ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो इसे हम कहते हैं 96500 कूलम को हम कह सकते हैं 1 फैराडे। क्या कह सकते हैं? 1 फैराडे। 96500 कूलम इज इक्वल टू द 1 फैराडे। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट इक्वल टू हमने निकाला था ना कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कैसा करें, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी 1 एम्पियर और 1 सेकेंड में पास करें तो W इक्वल टू तक क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो वहीं से कहा है कि ये कूलम किसके इक्वल टू हो जाएगा? 1 फैराडे के इक्वल टू हो जाएगा। यानी हम कितना कहेंगे? 96500 कूलम को हम क्या कह सकते हैं? 1 फैराडे कह सकते हैं। तो अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, अगर हमें निकालना है चार्ज फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई? 96500 कूलम से। क्योंकि ये 1 मोल चार्ज का है तो n नंबर ऑफ के लिए कितना हो जाएगा? यानी जितने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, फैराडे उससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि कॉपर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हो रहा है? कॉपर में। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई? 2। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 96500 कूलम। अगर ये कहें कि एल्यूमिनियम +3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, किसमें चेंज हो रहा है? एल्यूमिनियम में। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। तो यहां अगर चार्ज ऑफ 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो या चार्ज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो किससे करेंगे? मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम फैराडे से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्योंकि 96500 कूलम इज इक्वल टू द 1 फैराडे, हम इसको 1 फैराडे कह सकते हैं। तो चार्ज ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? n मल्टीप्लाई, ये कर सकते हैं नंबर, या n मल्टीप्लाई f। f का मतलब फैराडे। ठीक है, f का मतलब फैराडे कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको कल भी बता चुकी थी, पर आज और अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। अगर अब हम निकाले, क्या निकाले? मान लो तो अब इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम करेंगे, पर पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भाई? हम पहले हम पढ़ लेते हैं फैराडे सेकंड लॉ। क्या पढ़ेंगे अब हम? फैराडे सेकंड लॉ। चलिए अब हम पढ़ते हैं फैराडे सेकंड लॉ। देखिए, फैराडे सेकंड लॉ ने क्या कहा था? इससे पहले हमने जब फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसमें तो हमने एक सिंपल सी चीज पढ़ी थी कि हमने एक ही क्या ली थी? एक ही सेल ली थी। उसमें हमने एक ले लिया था कैथोड और एक क्या ले लिया था? एनोड। बट अब मान लो हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन है और उसको हमने क्या कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। चलिए देखो जैसे करते हैं। ये एक है, यहां चलो 2 रोड ले ली, ये होगी एक रोड और ये हो गई दूसरी। ये हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसके अंदर फिल कर लिया। फर्स्ट चलो मान लो इसको मैं मान लेती हूं AgNO3। क्या मान लेती हूं? AgNO3।
और यहां जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो मैं दूसरा सॉल्यूशन ले लेती हूँ, और इस दूसरे सॉल्यूशन के अंदर भी भाई फिर दोनों रोड लेनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोड होने चाहिए, है ना। ये मैंने ले ली 2 इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर भी मैंने दूसरा सॉल्यूशन कर दिया। मान लो इसके अंदर मैं सॉल्यूशन कर रही हूं कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब अगर ये सॉल्यूशन मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिया है तो मान लो ये इलेक्ट्रोड जो बनी हुई है सिल्वर की बनी हुई है, और ये मैंने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है तो ये जो इलेक्ट्रोड बनी हुई है ये कॉपर की बनी हुई है। अब इसमें रिएक्शन कब होगी? जब हम क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए पास कर दीजिए, ये लो आपस में कनेक्ट कर दी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने इनको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, है ना। तो अब ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो नेगेटिव को हमने क्या नाम दिया था भाई? कैथोड। ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इसको हम क्या नाम देंगे? एनोड। तो एनोड के साथ ये नेगेटिव हो गई, इसे क्या कहेंगे? कैथोड। और इस कैथोड के साथ ये कौन सी होगी? पॉजिटिव, तो इसे हम क्या कहेंगे? एनोड। अब ये एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया। क्यों सीरीज क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी दोनों में सेम पास हो रही है। यहां पर एक ही बैटरी है, दो इन दोनों के साथ सीरीज में जुड़ी हुई है ना। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आप लोगों को पता है सब्सटेंस है वो डिपॉजिट तो होगा ही होगा भाई। इलेक्ट्रोड पर जब रिएक्शन होगी तो वही होगा, एक ऑक्सीडेशन होगा और एक का क्या होगा? रिडक्शन होगा। एक का ऑक्सीडेशन और एक का क्या होगा? रिडक्शन होगा। कितना होगा? अब हमें एक तो हमें पता था फैराडे के फर्स्ट में, उसमें हमने पढ़ा था कि मास ऑफ डिपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो थ्रू इट, कि जितना ज्यादा आप चार्ज फ्लो करोगे उतना डिपॉजिट हो जाएगा। बट यहां क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहां पर 2 सेल है, एक ये सेल और दूसरी ये सेल। तो अब ये तो हम कह नहीं सकते कि मास ऑफ डिपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज, क्योंकि चार्ज भी दोनों में सेम है और दोनों इलेक्ट्रोड कैसी है? अलग अलग है। एक सिल्वर नाइट्रेट, दूसरी कौन सी है? कॉपर सल्फेट। तो यहां पर क्या होगा? फैराडे ने क्या कहा कि जब क्या होगा, जब ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, 2 सेल है, जब 2 सेल कैसे कनेक्ट होंगी? सीरीज में कनेक्ट होगी। जब 2 सेल कैसे कनेक्ट होंगी? सीरीज में कनेक्ट होंगी, तो उनका जो सब्सटेंस का जो डिपोजिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के, उनके इक्विवेलेंट वेट के। यहां हम कहे द रेशियो ऑफ देयर मास, मान लो इसका ये मास है, ये हमने W1 मान लिया और ये हमने मान लिया W2, है ना। ये W1 और ये क्या मान लिया? W2। तो क्या कहा? द डिपोजिशन ऑफ देयर मास इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। वो किसके इक्वल होंगे? उनके इक्विवेलेंट वेट। जैसे इसका W1 का इक्विवेलेंट वेट 1E1 और इसके इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? E2। सेकंड लॉ क्या कहा था? जब 2 या 2 से ज्यादा सेल अगर सीरीज में कनेक्शन है तो उनका जो मास ऑफ डिपोजिशन होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। क्या कहा था? कि उनका जो मास का डिपोजिशन है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के कैसे होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो ये था उसका सेकंड लॉ। कैसे बराबर होगा, कैसे ये प्रूव करके भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पर पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए फॉर एनी, क्या लिखेंगे? यहां पर लिख देती हूं, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन, क्या लिखेंगे भी डेफिनेशन? फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 सेल और more than 2 सेल। ठीक है, क्या है? फॉर एनी सीरीज कनेक्शन, यहां ये चीज सीरीज में कनेक्शन है, सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 सेल, या तो 2 सेल या और मोर देन 2 सेल, हम 2 से ज्यादा सेल भी कनेक्ट क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। द क्या होगा? द रेशियो ऑफ their respective weight,
the ratio of their respective weight is equal to their equivalent weight. वो किसके होंगे? इज वेट इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट रेशियो. ठीक है, यही तो लिखा है भाई, ये रेशियो है इनके वेट का, ये किसके इक्वल टू आएगा? उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल आएगा. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? फैराडे ने सेकंड में क्या कहा था कि जब दो सेल या दो से ज्यादा सेल को एक सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका जो वेट है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के ही क्या होगा? बराबर होगा. मान लो हमने दो से ज्यादा सेल क्या कर दी? कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? W1, W2, W3 रेशियो ऑफ देयर वेट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, कैसे होगा ये देखो, अभी प्रूव कर देते हैं. इतना आपने नोट कर लिया होगा, ये डेफिनेशन है, ये आपको डायग्राम बनाना है. तो चलिए अब करते हैं कि कैसे आया. अब आप पूछोगे कि मैम ये सब कैसे आया? तो कल आपने पढ़ा था, कल आपने जरा पढ़ा था, मुझे बता दो कि W की वैल्यू कितनी आई थी? अभी हमने पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो थ्रू इट, और Z क्यूब माना था. अब बताओ Z की वैल्यू क्या थी? मैंने आपको कल Z की वैल्यू बताई. क्या निकाला था? Z की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? मोलर मास अपॉन में 96500 और क्या किया था? अपॉन में एन फैक्टर. यही किया था. ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो अब देखिए, मान लो फर्स्ट हमने दो सेल कनेक्ट की हुई है, 1 और 2, अभी जो हमने कनेक्ट की थी. तो W1 कितना हो जाएगा भाई? W1 इक्वल टू द Z1 और Q हो जाएगा. Z और Q तो कितना हो जाएगा? mm 96500 मल्टीप्लाई एन फैक्टर. चलिए, पहली सेल मैंने ली हुई थी AgNO3 की और सेकंड सेल मैंने ली हुई थी कॉपर सल्फेट. तो यहां मोलर मास किसका आ जाएगा भाई? सिल्वर का, हाँ या ना? और यहां जो एन फैक्टर है वो किसका होगा? एन फैक्टर भी किसका हो जाएगा? सिल्वर का. क्योंकि जब अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन करना है, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज भी है, आगे भी पढ़ाएंगे आपको. बट इतना याद रखना, अगर किसी सॉल्यूशन में उसी की इलेक्ट्रोड ली हुई है तो उसी का ही क्या होगा? उसी का तो रिडक्शन होगा, उसी का ही ऑक्सीडेशन होगा. चलिए, पर हम निकाल रहे थे फॉर्मूला. अब हमें W2 दूसरे की निकालनी है, तो किसका हो जाएगा भाई? मोलर मास ऑफ कॉपर 96500 मल्टीप्लाई एन फैक्टर ऑफ कॉपर. ये हो गया. Q यहाँ पे ये तो Z की वैल्यू है, अगर हम W की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई चार्ज भी करना पड़ेगा. यस और नो? तो चलिए, अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों का रेशियो निकालेंगे. तो यही निकालेंगे भाई, W1 अपॉन में W2. तो देखिए, अब बताओ 9 अगर हम इनको अपॉन में लिखेंगे तो चलिए लिख दो. क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाई Q अपॉन में 96500 मल्टीप्लाई एन फैक्टर ऑफ सिल्वर. ये अगर अपॉन में लिखेंगे तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी. पता है ना आप लोगों को? तो देखिए, चलो लिख दो. ये यहां लिखोगे 96500 मल्टीप्लाई एन फैक्टर ऑफ कॉपर अपॉन में कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई Q. तो देखिए, ये दोनों में सेम है क्रॉस, Q भी दोनों में सेम है क्रॉस.
भाई ये आपस में क्या हो गया, ये आपस में क्रॉस हो गए। अब अपने पास यहां क्या बचा, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। और जरा याद कीजिए, जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को सॉल्यूशन की जब कंसंट्रेशन टर्म बताई थी, तो वहां पर हमने इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिखा था। क्या था भाई, यस, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, याद कर लीजिए। तो ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया भाई। W1 इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास, और W2 इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो गया, इसके इक्विवेलेंट मास, है ना। बट यहां पर W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 भाई सिल्वर का है, अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। हुआ या नहीं, यस। तो क्या था, यही तो हमने निकाला है भाई, ये हमने प्रूव कर दिया। हम स्टार्टिंग से यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि द रेशियो ऑफ मास इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो ये चीज अब हम प्रूव भी कर चुके हैं कि कैसे होता है। तो ये था फैराडे का सेकंड लॉ। आपको समझ में भी आ गया होगा कैसा है। आपको प्रूव करना पेपर में नहीं आता है, बट ये मैंने आपको बताया है कि कैसे ये फॉर्मूला बना, फर्स्ट लॉ से कैसे सेकंड लॉ बना। आपको इसमें लर्न इतना ही रखना है कि क्या रखना है, फोर सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 or more cell, then the respective ratio of deposition of substance is equal to their equivalent mass ratio। कि जो मास का जो डिपोजिशन है, अगर 2 या 2 से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्ट है, तो उनका जो मास का डिपोजिशन होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। आ गई होगी समझ में। तो ये था फैराडे का सेकंड लॉ। चलिए अब इसके कुछ न्यूमेरिकल है अपनी एनसीईआरटी की बुक में, वो न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं, क्योंकि हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। बाकी सेम प्रॉब्लम्स आप और किसी भी बुक से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आती है कोई चीज, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कल किसी बच्चे ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि टी डेल एस क्या होता है। मैंने गिब्स फॉर्मूला लिखा था, उसमें लिखा था डेल एच, ये लिखा था। तो भाई डेल एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, टी होता है टेम्परेचर, और डेल एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, और ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, थर्मो में आपने ये सब पढ़ी हुई है। और डेल जी क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल एच क्या होता है, टोटल एंथैल्पी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इस चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर, किस किस के लिए पूछा है। देखिए चार्ज पूछा है 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al, और दूसरा पूछा है 1 मोल ऑफ कॉपर टू कॉपर। तो ये चीज मैंने आपको वही बताई थी, और एक और पूछा हुआ है वो आपको करना है। यहां पे देखो 1 मोल ऑफ Al3, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें चार्ज निकालना है, इफ क्या करना है, n नंबर ऑफ मोल्स में हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, n मल्टीप्लाई फैराडे।
एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला अभी समझाया था। तो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। भाई Al+3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हो रहा है? एल्यूमिनियम में। तो 3 मल्टीप्लाई F हो जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 96500। कर सकते हो? कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 9 जा 27 और 1 28। इतना कूलम हो गया, ये चार्ज आ गया। अब अगर हम निकाले 1 मोल ऑफ कॉपर में, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। देखो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये किसमें चेंज होगा? कॉपर में। यानी यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 96500, है ना? तो ये आप लोग निकाल सकते हैं। कितना हो गया भाई? इतना कूलम आ गया ये। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसी में पूछा है थर्ड पार्ट, 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव किसमें चेंज हो रहा है? Mn+2 में। तो देखो MnO4 में याद कीजिए कि इसमें Mn की वैल्यू कितनी है? इसमें Mn की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए नेगेटिव। Mn को हमने क्या माना? X। इसकी निकाली हमें। एक ऑक्सीजन पर -2, तो 4 पर कितना हो जाएगा? -8 इक्वल टू कितना हो गया? -1। तो x इक्वल टू -1 + 8 कितना आ गया? 7 आ गया। यानी यहां पर Mn+7 चेंज हो रहा है Mn+2 में। यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 5 लिए भाई, तभी तो 2 में आ रहा है। तो Mn+7 + 5 इलेक्ट्रॉन, और ये किसमें चेंज हो गया? Mn+2 में। यानी यहां कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 5। तो यहां चार्ज जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 5 × F, यानी 5F। निकाल सकते हैं, F की वैल्यू रख दोगे 96500। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। निकालोगे? अब चलिए एक और निकालते हैं। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है भाई, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब शायद आप ये न्यूमेरिकल आसानी से निकाल सकते हो। एक न्यूमेरिकल आपको कल बता चुकी थी मैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी देखो फैराडे में ही निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। यानी यहां हमें कैल्शियम 20 ग्राम में निकालना है। कितने निकालना है? 20 ग्राम में। तो अब देखिए एक मिनट आप, कि जो कैल्शियम है वो क्या होगा? Ca2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो किसमें चेंज होता है? 2। तो यहां पर क्या है कि हमें पता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? भाई कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। यानी इसका चार्ज कितने बराबर होगा? 2 फैराडे के बराबर। कितने के बराबर होगा? 2 फैराडे। अरे कल ही तो बताया था, जो हमने क्या निकाला था? चार्ज निकाला था टोटल, वो कितना होता है? 1 फैराडे होता है। बट यहां पर कितना है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए कितना हो जाएगा? 2 फैराडे। और 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? याद करो, यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू द 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम है चार्ज कितना हो जाएगा भाई?
2 फैराडे, यानी 2 मल्टीप्लाई 96500। अगर मैं कहूं एक में कितना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 96500 अपॉन में 40, और पूछा कितने ग्राम में है भाई, 20 में, तो 20 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20, यानी 96500 कूलम किसके इक्वल टू होता है, 1 फैराडे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 फैराडे। देखो पहले वाली टर्म में निकाला है, यहाँ पे आपसे मास गिवन है और मास में आपसे पूछा है कि चार्ज कितना होगा। तो या तो आप एक काम करो कि पहले मोलर मास निकालो, वो सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कितना हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास, और उसको फिर उसके कितने इलेक्ट्रॉनों से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर ये देख लो कि एक मोल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और टोटल मास, ये आपको मैंने फर्स्ट में ही बताया था। तो क्या है, क्योंकि इसका मोलर मास 40 होता है, तो 40 में कितने इलेक्ट्रॉन हो, कितने चार्ज हो जाएगा, 2 फैराडे होता है, क्योंकि कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए किसके इक्वल टू हो जाएगा, 2 फैराडे। तो 1 इतना पूछा कितने में, 20 में। और इसी तरह से आपको और भी पार्ट गिवन है, वो आप लोगों को खुद से निकालने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।